केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का किया उद्घाटन। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के 4 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बिलासपुर में पथ संचलन किया। और आज विश्व मत्स्य पालन दिवस पर रायपुर में राज्य स्तरीय मछुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना है। 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा उनकी प्रस्तुति के आधार पर चुना गया। श्री ठाकुर ने देश भर से चुने गए इन युवा फिल्म प्रतिभाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मंच नवोदित फिल्म निर्माताओं के पोषण और नेटवर्किंग में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग हमारे देश के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी है। पेश है एक रिपोर्ट। आयोजन के दौरान 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के साथ साथ फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। 28 नवंबर तक चलने वाले एशिया के इस सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इफ्फी के मंच का विस्तार किया जा रहा है। We have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि महोत्सव के दौरान विश्व भर के फिल्म प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का आनंद लेंगे। फिल्म महोत्सव के शुभारंभ समारोह में फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी अन्ना सौरा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ इफ्फी के 53वें संस्करण का सफर दुनिया के शानदार फिल्मों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आज छत्तीसगढ़ के 4 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री माथुर ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को चुनौती मानकर चलती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा। मेरे सामने ऐसी बहुत सी चुनौतियां आई हैं। छत्तीसगढ़ को हम कोई चुनौती नहीं मानते। आने वाला समय छत्तीसगढ़ में भाजपा का होगा। हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो या बड़ा हो चुनाव और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाले समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसके बाद श्री माथुर विमानतल से भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे।
वे कल भाजपा कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्रियों की बैठक लेंगे। इसके बाद सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। श्री माथुर अगले दिन 23 नवंबर को मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही 24 नवंबर को एक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बिलासपुर में पथ संचलन कर संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया। पथ संचलन गुरु नानक स्कूल, कुंदन पैलेस और धान मंडी तोरवा से निकलकर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान पहुंचा। पथ संचलन के दौरान जगह जगह स्वयंसेवकों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राम माधव ने कहा कि आज का यह पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव का है। संघ कोई संगठन नहीं, यह एक सोच है, विचार है। अपना जनेऊ दिखा रहा है पब्लिक मीटिंग में, तो कोई अपना गोत्र का परिचय दे रहे हैं। यहां तक कि भारत जोड़ने के प्रयास में आंदोलन शुरू होता है तो उसकी शुरुआत होती है कहां से? स्वामी विवेकानंद जी का जो पावन एक स्थान कन्याकुमारी है, वहां से शुरू होता है। वो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने गर्व से कहा कि आई एम द प्राउडेस्ट हिंदू एवर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। इस भूमि पर पैदा होने वाला सबसे गर्वी हिंदू मैं हूं, ऐसा कहने वाले विवेकानंद जी के चरणों पर सभी दलों के नेता को जाना पड़ता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को अच्छा संदेश मिलेगा। स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और स्वयंसेवकों का संचलन नियमित रूप से होते रहता है, उसी की एक कड़ी है। और निश्चित रूप से माननीय राम माधव जी का आगमन सभी स्वयंसेवकों के लिए उत्साहजनक है। उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्रेरणादायी होगा और सभी स्वयंसेवकों को और समाज के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश, अच्छी प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एलसी मढ़रिया ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करना है। बिलासपुर द्वारा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव में यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश प्रेम के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में अपने जो प्रवक्ता है आरएसएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सदस्य श्री राम माधव जी का आगमन था। उनके आतिथ्य में आज यह कार्यक्रम हुआ। इसमें लगभग 2,500 से 3,000 राष्ट्रीय सेवक संघ ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें देश के प्रति जो हमारी जो लोगों में जो देश प्रेम की जो भावना जो कम होते जा रही है, केवल मैं मेरा परिवार तक ही जो सीमित रहता है, उससे ऊपर उठ के हमें देश के बारे में सोचना है। कार्यक्रम में विविध संगठनों के प्रमुखों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम मुख्यतः चलो गांव की ओर विषय पर केंद्रित रहा। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर पारिस्थितिक तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय मछुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मछली पालन मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान राज्य की मछली पालन नीति में संशोधन की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए किसानों को बिना ब्याज के ऋण, कृषि के सामान और बिजली बिल की सुविधा दी जा रही है। साथ ही मछली पालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
कार्यक्रम और इसमें नई मछली नीति की घोषणा की गई। माननीय रविंद्र चौबे जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। कुछ समाज में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रही, वो सारी चीज़ स्पष्ट हो गया है। और जिस प्रकार से हमारे निषाद समाज के जो आराध्य देवी बिलासा के नाम से एयरपोर्ट करना, कांकेर के गांधी कहते थे इंद्रू के मठ, उसको सम्मानित करना, दुर्वासा निषाद, पुनाराम निषाद के नाम से भवनों का नामकरण किया जाना लगातार, और 0% में मछली पालन के लिए लोन देना, बिजली बिल भी कृषि के आधार पर दिया जाना। तो ऐसे इनके आर्थिक रूप से सुधार हो, इसमें लगातार सरकार काम कर रही है। सम्मेलन में प्रदेश भर के उत्कृष्ट मत्स्य पालक, मछुआरे सहकारी समिति और समूहों के सदस्य मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रसार भारती के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में टेलीविजन और रेडियो में निजी क्षेत्र का मार्केट शेयर बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसार भारती की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम शायद उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए। उसके बाद पिछले 2 दशक में, 2.5 दशक में काफ़ी तेज़ी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हों चाहे टीवी पर हों, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। और आगे के जो जनरेशन्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत चॉइस देखी है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती के जो आउटरीच है उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स हैं। उल्लेखनीय है कि श्री द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व गौरव द्विवेदी केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। दुर्ग जिले का धमधा ऐतिहासिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नगर रहा है और यहाँ का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। इसकी बसाहट में अब बौद्ध धर्म के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की बसाहट रही होगी, जिसके कुछ संकेत यहाँ की प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर मिले हैं। यहाँ के प्राचीन त्रिमूर्ति महामाया मंदिर की दीवारों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा व धम्म चक्र स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि धम्म धाम से ही इसका नाम धमधा पड़ा होगा। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि शोध से धमधा के इतिहास के बारे में सही जानकारी मिलेगी। के जो प्रवेश द्वार हैं उसमें बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है दशावतार के रूप में। तो जो विष्णु के 10 अवतार होते हैं उसमें बुद्ध को भी गिना जाता है।
तो हम लोग का ये मानना है कि जब गोंड राजा यहाँ आए, वीरान था, तो उससे भी पहले यहाँ पे बसाहट रही होगी, जो काफ़ी समय बाद वीरान हो गया। उसके बाद गोंड राजाओं ने इसको बसाया। तो लगभग 2000 साल पुराना यहाँ का इतिहास हो सकता है, यदि इस पे गहरा रिसर्च हो, उत्खनन हो या सर्वेक्षण हो। इसकी आवश्यकता है, तभी ये प्रूफ हो सकेगा कि ये इसकी वास्तविक बसाहट कब रही है। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में स्पष्ट धमदापुरी का उल्लेख मिलता है और रांची से आए हुए बौद्ध के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भी धमधा के शिलालेखों को देखा और धम्मचक्र के कुछ अवशेष उनको मिले हैं और भगवान बौद्ध की प्रतिमा भी उनको मिली है। तो वो उसे धम्म से लेकर धमधा का उत्पत्ति मानते हैं। कबीर साहिब के भी मानने वाले धर्मदास, कबीर साहिब के प्रमुख शिष्य धर्मदास के नाम से धमधा का उल्लेख मानते हैं। दुर्ग स्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनिल पांडे का भी मानना है कि दीवारों पर मिले चित्र स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और इस दिशा में और शोध करने की आवश्यकता है। संदर्भ जो अभी आ रहे हैं बौद्ध धर्म के, उसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि बौद्ध धर्म के भूमि स्पर्श चित्र मिलते हैं और जो धर्म चक्र है वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में स्तूप की जानकारी अभी नहीं है और चूंकि यह एक रूट पे है तो संभावना है कि अगर इस पर और कुछ विस्तृत शोध किए जाए तो जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी हमको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो एक धार्मिक समन्वय का केंद्र धमधा हो सकता है। बताया जाता है कि गौड़ राजाओं द्वारा 1000 वर्ष पूर्व धमधागढ़ को बसाया गया था और यहाँ बिखरे पड़े शिलाओं का इस्तेमाल करके मंदिरों की स्थापना कराई थी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।